हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इमैनुअल कांट कौन थे, इनके क्या विचार थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके चैप्टर है ये MPSC 03 का, और इसमें इनका क्या जीवन परिचय था और इनके प्रबोधन के इन्होंने क्या प्रतिनिधि दिया था, उसका मतलब प्रबोधन के बारे में इन्होंने क्या बताया था, और इनका संपत्ति, सामाजिक समझौता और राज्य का क्या सिद्धांत था, इसके बारे में जो है इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। इन पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन 3 चीज़ों को यहाँ पे ऐड करा है। और भी चीज़ें जो आपकी रह जाती है वो आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके आप हमसे नोट्स जो लेंगे उसमें ये सब आपको प्रोवाइड जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें मैंने सभी चीज़ें ऐड करी है आपकी, मतलब जो भी जिस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। कैसा इंसान थे ये, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पे रहते थे। तो कांट का जो जन्म था वो 18वीं शताब्दी 1724 और 1804 के बीच, एक जर्मनिक दार्शनिक थे ये। और इनका जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई मतलब 1724 तक इनका जो है जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी में, और एक जर्मन के दार्शनिक थे, यानी कि इन्होंने अपने टाइम की सब चीज़ें देखी थी। सब अपने जो कॉलेज में यहाँ पे जहाँ पे पढ़े थे वहाँ पे भी दार्शनिक के उस प्रोफेसर ही बने थे। तो एक जर्मन दार्शनिक इन्हें कहा जाता है। जर्मन में कॉन्सबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के ये प्रोफेसर बने थे। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, फिर उसके बाद इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे। अपने कॉन्सबर्ग जर्मन का ही जो है एक विश्वविद्यालय था वहाँ पे। तो इनकी अगर फ़िलॉसफी की बात करें तो इनका मानना था कि राजनीति वैधानिक व्यवस्था केवल तभी न्यायपूर्ण हो सकती है यदि ये नैतिकता को सम्मान देती है। नैतिकता को सम्मान देती है, यानी कि अगर सभी लोग मिलके जो है नैतिकता पर जोर देंगे। यहाँ पे राजनीतिक हमारी जो व्यवस्था होती है, जो राज्य जितने भी काम करती है उसमें नैतिक तौर पे करना चाहिए, तभी हम जो है इसका सम्मान कर पाएंगे। राजनीति में मतलब इन्होंने इतना सब कुछ न्यायपूर्ण होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और तो कांट का मुख्य योगदान जो था वो शुद्ध तर्क बुद्धि और ज्ञान में सांस की आलोचना है। प्रसिद्ध कथन अपने अंदर के मनुष्य, इनके मतलब कि इन्होंने जो है यहाँ पे शुद्ध तर्क बुद्धि के बारे में बताया था कि हर किसी को जो है तर्क बुद्धि पे विश्वास रखना चाहिए, से मानना चाहिए। और इनका प्रसिद्ध कथन था अपने अंदर के मनुष्य और प्रत्येक दूसरे के अंदर के मनुष्य की मानवता से हमेशा एक साधन के साथ साथ साध्य के समान व्यवहार करो, यानी कि एक दूसरे के मनुष्य की जो भी भावनाएं होती हैं उसका हमें जो है सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। नैतिकता का मतलब इन्होंने यहाँ पे भावना बताई है, तभी जाके जो है हम एक राज्य स्थापित कर पाएंगे, या फिर एक राज्य में हम एक दूसरे के प्रति अगर जो है प्रेम रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, सम्मान करेंगे, तो हमारे कुछ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपस में ही पूरी कर लेंगे। इसके लिए राज्य की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनका सबसे प्रसिद्ध कथन ये था, मनुष्य और प्रत्येक दूसरे के अंदर मनुष्य की मानवता से हमें मतलब एक साधन, यहाँ पे इन्होंने इसलिए कहा है कि हमें एक साधन के रूप में नहीं, इसे एक सम्मान हमें देना चाहिए। मतलब कि राज्य जो है एक अपने कर्तव्य के नाते एक तो सम्मान देता है, और एक हमें जो है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। यानी नैतिकता पर इन्होंने जोर दिया। तो व्यक्ति के अधिकारों, कानूनों के शासन की एक अच्छी न्यायिक प्रक्रिया और शैक्षिक अवसर पर बल दिया गया, जिससे मानव ज्ञान और प्रवक्ता में वृद्धि होती है। तो उन्होंने यहाँ पे व्यक्ति के अधिकारों की, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पे एक व्यक्ति अधिकारों की और कानून के शासन की एक अच्छी सी प्रणाली इन्होंने यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत करी है कि हर किसी को एक दूसरे के लिए जो सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की जो भी भावनाएँ होती हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इनकी और जो सबसे बड़ी फ़िलॉसफी इन्होंने दी कि हमें जो है इंसान को अपनी बुद्धि पे काम करना है, बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, और हमें कोई भी चीज़ अगर हम मानते हैं उसमें तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का तर्क देखना चाहिए। इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर इनकी प्रबोधन की प्रतिनिधि, यानी कि प्रबोधन इन्होंने अपने जो दिए थे उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या बताया था, किस पे जोर दिया गया था। तो कांट ने देवीच्या प्रकृति के कानून पर मानव विवेक की वरीयता काम करने में प्रबोधन का समर्थन किया।
इन्होंने देवीय इसलिए कहा गया है, यानी कि हम क्या सोचते हैं कि ये जो राज्य है ये भगवान द्वारा बनाया गया है। और कुछ फिलोसफर्स ये भी कहते हैं कि ये जो है, जैसे हेगेल है, वो कहते थे कि ईश्वर है ये धरती पे। अगर राज्य को हम देखें तो ये एक ईश्वर है हमारी धरती पे, हमें इसकी बात सुननी चाहिए, ये जो भी कहता है हमें इसके कानून नियम मानने चाहिए। पर यहाँ पे कांट क्या कहते हैं कि हमें देवी प्रकृति के बजाय कानून पर और अपने मानव विवेक पे, यानी मानव को जो है अपनी बुद्धि से, विवेक से सोचना चाहिए कि क्या ये सही है हमारे लिए या गलत है, उसके हिसाब से फिर उसे जो है वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने देवी प्रकृति, जो कि राज्य को ईश्वर माना गया है धरती पे, इसको छोड़कर ये कहते हैं कि मानव को अपने विवेक से सोचना चाहिए, उसको पहले वरीयता देनी चाहिए कि ये सब चीज़ें जो है सही भी है, सच भी है कि नहीं, या हमें जो है ये सरकार द्वारा, राज्य द्वारा हमारा शोषण हो रहा है। तो इसकी इन्होंने बात करी। व्हाट इज़ एलाइनमेंट की इन्होंने यहाँ पे फ़िलॉसफी इसको कहा जाता है, अपने प्रबोधन में इन्होंने बताया था। 1784 का इनका शीर्षक है ये, व्हाट इज़ अलाइनमेंट। तो इन्होंने इसमें क्या बताया था, मानसिक सुस्ती की अवस्था से ज्ञान के युग में हमें जो है प्रवेश को परिभाषित किया इन्होंने। मानसिक सुस्ती का इन्होंने यहाँ पे अर्थ बताया है कि व्यक्ति क्या करता है, मतलब अपने मानसिक सुस्ती का, यानी कि अपने दिमाग का कम यूज़ करता है और अपने जो भी राज्य के कानून नियम उस पर थोपे जाते हैं उसी को वो जो है अपना नियम मान के, कर्तव्य मान के उसको मानता रहता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब हमें मानसिक सुस्ती के युग से बाहर आकर अब हमें जो है ज्ञान के युग में आना चाहिए, यानी हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ के तर्क के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम जो है कुछ कर पाएंगे, अपने राज्य को हम जो है समझ पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने व्हाट इज़ अलाइनमेंट की फ़िलॉसफी दी थी, इनका एक शीर्षक से इन्होंने अपना प्रबोधन लिखा था यहाँ पे 1784 में। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि हमें मानव सुस्ती की अवस्था से ज्ञान के युग में आ जाना चाहिए। फिर इनका दूसरा इन्होंने सिद्धांत यहाँ पे संपत्ति, सामाजिक समझौता तथा राज्य पर दिया था। तो कांट के विचार में विश्व की सभी गैर मानव वस्तुओं पर पूरी मानवता का अधिकार होता है, यानी कि हमारे जो भी गैर मानव वस्तुएं हैं, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जो ईश्वर द्वारा हमारे समाज में हमें दी गई है, हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, इस पे पूरी मतलब सभी लोगों का अधिकार है, समान अधिकार है, ये भगवान ने हमें दिए, कोई इससे अपना अधिकार करके इसे जो है हमसे छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे कांट कहते हैं कि ये सब चीज़ों पे जो है हमें सभी पे मतलब लोगों को अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है कि हमें पहले हम संपत्ति जो है वो सभी की है, दूसरा इन्होंने यहाँ पे बताया हमने सामाजिक समझौते के आधार पे जो है राज्य को बनाया है, और राज्य हमने इसलिए बनाया है ताकि वो जो है हमारे इन संपत्ति को हमारे इसमें न्याय दिला सके कि कौन जो है किसकी होनी चाहिए, या फिर किस चीज़ का किस लोगों का जो है इस पर अधिकार होता है, किसका नहीं होता, ये सब चीज़ें हमें करें। तो इसका इन्होंने सिद्धांत दिया, इसको और ब्रीफ में थोड़ा जानेंगे। कांट के विचार में विश्व की सभी गैर मानव वस्तुओं पर पूरी मानवता का अधिकार होता है, जितनी भी वस्तुएं हैं यानी कि हमारे दुनिया में जितनी भी ईश्वर द्वारा हमें चीज़ दी गई है उस पर मानवता का अधिकार है। और कांट के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निजी अधिकार से सार्वजनिक अधिकार की अवधारणा उत्पन्न होती है, और लोगों को प्राकृतिक अवस्था से न्यायिक अवस्था अथवा वितरणात्मक न्याय में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम प्राकृतिक अवस्था में जैसे कि हम निजी अधिकार, तो कांट ने यहाँ पे बताया कि हमें प्राकृतिक अवस्था में निजी अधिकार से सार्वजनिक अधिकार की अवधारणा उत्पन्न होती है। यहाँ पे मतलब प्राकृतिक अवस्था इन्होंने बताई है कि मानव पहले तो किसी चीज़ों पर अपनी संपत्ति नहीं रखता था, किसी चीज़ को मतलब अपना निजी अधिकार नहीं था, सभी लोग उसका यूज़ करते थे। पर बाद में धीरे धीरे लोगों ने क्या करने लगे, अपना उस पर आधिपत्य करने लगे कि हमारी मतलब जब लोगों में बुद्धि आने लगी तो उन्होंने सोच लिया कि इतना अगर हम इस पर काम कर रहे हैं तो ये हमारी ज़मीन है। तो ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे लोगों का अधिकार धीरे धीरे हो गया। पर अब जो ये प्राकृतिक अवस्था से हम पहले सार्वजनिक अधिकार के यहाँ पे मतलब कि हम अब जो है निजी अधिकार पर आ गए हैं, पर निजी अधिकार से अब हमें जो है न्यायिक अवस्था में आना चाहिए, यानी कि हमें न्याय करना चाहिए। जो आप ज़मीन ले रहे हैं हम उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। इसके पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे न्यायपूर्ण राज्य को जो है सभी को बांटना चाहिए वो चीज़।
तो यहाँ पे इन्होंने वितरणात्मक न्याय में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि उस भूमि का किस तरह से वितरण हो रहा है इसमें न्याय होना चाहिए राज्य द्वारा। इसके अलावा कांट ने सामाजिक समझौते का जो उद्देश्य बताया है वो लॉक से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि यहाँ पे लॉक जो बताते हैं, जॉन लॉक ने क्या बताया है कि हमारा सामाजिक समझौता क्या है कि हमने एक व्यक्ति ने राज्य को तब बनाया जब उसको अपने हिंसा से उसे बचाने की, जब उसे अपनी सुरक्षा की नीड यहाँ पे जब फील हुई तब उसने राज्य का निर्माण किया। मतलब कि जब उसे लगा कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कोई चीज़ मेरे पास होनी चाहिए या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरी सुरक्षा करेगा अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो इसके लिए उसने राज्य का निर्माण किया एक व्यक्ति ने। पर लॉक यहाँ पे कहते हैं कि मतलब कि एक व्यक्ति जो है जब उसे सुरक्षा का डर महसूस हुआ तब जाके उसने राज्य का जो है स्थापना करी। पर यहाँ पे कांट बताते हैं कि संपत्ति का व्यवहारिक अधिकार प्राप्त करना हमें जो है, इस समझौते से हमने एक राज्य का निर्माण किया है, यानी कि हमारी संपत्ति हमें मिल सके, जो जिस भी चीज़ों पे हमारा अधिकार है वो चीज़ हमें जो है न्यायपूर्ण मिल सके, इसलिए हमने राज्य का निर्माण किया है। तो यहाँ पे कांट कहते हैं कि समझौते का उद्देश्य संपत्ति का व्यवहारिक अधिकार प्राप्त करना है, जहाँ समझौताकर्ता नैतिक औचित्य के साथ दूसरों के उपयोग से अलग करता है। यहाँ पे कहते हैं कि हमने समझौता करके क्या किया, एक राज्य का निर्माण किया है जो कि हमारी संपत्ति का अधिकार हमें देगा और हमारी जो भी चीज़ है उसे दूसरे लोगों से अलग करेगा। तो इसलिए हमारी जो भी संपत्ति है उसे राज्य को हमें देना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे यह कांट बताते हैं। तो ये था इनका संपत्ति, सामाजिक समझौता और राज्य का सिद्धांत। संपत्ति में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हर व्यक्ति को जब पहले वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था, फिर उसके बाद उसे जो है अपनी जब उसके अंदर मानसिक बुद्धि आ गई तो तब से उसने अपने संपत्ति यानी अपने हर संपत्ति पे निजी अधिकार कर लिया कि ये चीज़ जो है अब मेरी है। मैंने मतलब अगर किसी भी ज़मीन से उसने अपने हथियारों का यूज़ करके उस पर खेती करी है तो वो चीज़ उसकी मानी जाएगी। पर यहाँ पे फिर उन्होंने कहा है कि हमें निजी अधिकार से अब हमें जो है न्यायिक अवस्था में आ जाना चाहिए और वितरणात्मक न्याय हमें करना चाहिए, यानी कि सभी को न्यायपूर्ण वो चीज़ मिले। फिर इन्होंने सामाजिक समझौते पर इन्होंने यहाँ पे अपने सिद्धांत दिए हैं कि हमने राज्य किस लिए बनाया है। राज्य यहाँ पे जॉन लॉक के हिसाब से उन्होंने बोला है कि हमें सुरक्षा के लिए हमने बनाया है, और कांट यहाँ पे बताते हैं कि हमें संपत्ति का हमारे पास अधिकार हो सके, इसलिए हमने राज्य का निर्माण किया है। तो ये थे इनके सामाजिक समझौते और राज्य पे निर्माण। यहाँ तक स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और भी चीज़ें हैं इसमें जो आपको जो है नोट्स प्रोवाइड जाएंगे, और उसमें नोट्स में आपके जो है पूरी नोटिंग आपके पूरे चैप्टर की होगी, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे इनका जो भी जीवन परिचय था ये आपको याद रखना है। प्रबोधन की इनकी क्या प्रतिनिधि थी और व्हाट इज़ अलाइनमेंट में इन्होंने क्या बताया था, इसमें आपको याद रखना है। संपत्ति, सामाजिक समझौता तथा राज्य, इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको प्रिपेयर रखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।